नमस्कार। सोशियो अड्डा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्थान के समाजशास्त्र के प्रमुख हमारे अजय सर अजय सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत लंबे समय से सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट और मेंटोर, गाइड, टीचर रहे हैं। सोशियो अड्डा शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हम लोग समाज में तमाम जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, भ्रांतियां हैं, उनके विषय में बात करें और एक सही स्पष्टता उसके बारे में जानें। तो हम लोग बहुत सारे शब्द लिखते, पढ़ते, सुनते और बोलते रहते हैं, जैसे जाति है, वर्ग है, वर्ण है, लेकिन इनके अंतर को नहीं समझते। ये किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनका क्या निहितार्थ होता है। इन्हीं सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे अपने सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट अजय सर के साथ। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। हमारे तमाम दर्शक जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, उसमें सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि हों, लेकिन हम लोग ये कास्ट, क्लास, वर्ग, वर्ण, जाति, ये सब प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जाति, वर्ग और वर्ण, इन्हें अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनका अर्थ क्या है? क्या ये एक दूसरे के समानांतर प्रयोग किए जा सकते हैं, समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, या इनमें कुछ अंतर होता है? सर, इन तीनों शब्दों को अगर आप देखें तो अंग्रेजी में जाति को तो कहते हैं कास्ट, जी और कास्ट जो है स्पेनिश टर्म था, कास्टा, उससे ही मोस्ट है। जी। और कास्ट अपने आप में खुद जो है वो वर्ण से ही अच्छा, डेवलप अच्छा, हुआ अच्छा। है, और वर्ण को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही वर्णाशी बोलते हैं। वर्ण। और जिसको आपने वर्ग कहा, वर्ग को आप क्लास कहते हैं अंग्रेजी के भीतर। जी जी। इन तीनों ही शब्दों से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो इनफैक्ट हमारे समाज में जो स्तरीकरण की प्रकृति होती है, स्ट्रैटिफिकेशन का जो नेचर होता है, उसको वो इंडिकेट करता है। जी। स्तरीकरण का मतलब क्या है कि जब हम समाज को अलग अलग तबकों में विभाजित करते हैं, जिसमें कि हर एक तबका तो वैल्यूएटिव रेफरेंस में होमोजीनियस होता है, मूल्यांकनात्मक संदर्भ में तो समान होता है, लेकिन हर एक तबका दूसरे के रेफरेंस में, सोशियो कल्चरल वैल्यूएशन के रेफरेंस में, एक दूसरे के संदर्भ में सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी की एक मोर और लेस स्टेबल रिकॉग्निशन को लिए हुए होता है। इसीलिए शायद आपने स्ट्रेटिफिकेशन जी, यानी स्तरीकरण किया। जी, स्तरीकरण की। अब जैसे कि अगर आप क्लास, तो जब हम वर्ग की बात करते हैं तो सामान्य लोगों को इसको समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हर आदमी जो है निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग को आर्थिक संदर्भों में देखता है। तो अगर आप देखें तो हर आदमी के संदर्भ में ये एक धारणा बनी रहती है पहले से ही कि निम्न वर्ग मध्यम वर्ग की तुलना में इंफीरियर रिकॉग्नाइज किया जाता है, और मध्यम वर्ग जो उच्च वर्ग है उसकी तुलना में इंफीरियर माना जाता है। मतलब कि इसमें सबसे ऊपर रखा जाता है उच्च वर्ग को, फिर मध्यम, फिर निम्न। इसी तरीके से अगर आप कास्ट को देखें तो कास्ट को भी हम कुछ अपर कास्ट है, कुछ इंटरमीडिएट कास्ट है और कुछ लोअर कास्ट है, और उनका उसी के तरीके से एक सोशल रिकॉग्निशन भी उनके साथ बना होता है। लेकिन जब हम वर्ण और जाति की बात करते हैं तो वर्ण का उल्लेख तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले ऋग्वेद के आरंभिक अध्यायों में ही मिलता है कि उसमें हमारा भारतीय समाज दो वर्णों में विभाजित था, एक था आर्य और दास। लेकिन जब हम ऋग्वेद के लेटर पीरियड में आते हैं तो उसके दशम मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा अच्छा। इन 4 वर्णों में से भी 3 वर्णों को आप द्विज वर्ण कहते हैं। द्विज वर्ण जिनको कि उपनयन का अधिकार होता है, ट्वाइस बॉर्न, जिनको कि उपनयन का अधिकार मतलब कि जिनको शिक्षा का अधिकार था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित थे। ये जो पहले के डिवीजन थे ये बेसिकली फंक्शनल डिवीजन थे कि सोसाइटी को आप लोगों की योग्यता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते थे, जिसको कि डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन भी कहते हैं, कि जिसकी जो योग्यता उसके अकॉर्डिंग उसके रोल एलोकेशन, उसके ऑब्लिगेशंस को फिक्स करने का ये मैकेनिज्म था। बिल्कुल ठीक बात। ये हेरिडिटरी भी नहीं था, जन्मगत नहीं था। ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के सदस्य थे, और
अंतर्वर्णीय विवाहों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, खान पान संबंधी कोई निषेध नहीं था, यहाँ तक कि छुआछूत की धारणा भी नहीं थी। लेकिन पहले की सोसाइटी सिंपल थी और इस सिंपल डिवीजन के आधार पे हमारी जो भी प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती थी उन फंक्शनल नीड्स को हम इस डिवीजन के माध्यम से पूरा कर लेते थे। क्योंकि जब भी आप समाजशास्त्रियों को देखेंगे तो उनका कहना है कि पूर्ण समानता पर आधारित कोई होमोजीनियस सोसाइटी ना तो एग्जिस्टेंस में थी, ना तो है और ना तो भविष्य में होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी न किसी तरीके का उसमें स्ट्रैटिफिकेशन हमेशा से ही एग्जिस्टेंस में रहा है, चाहे वो जेंडर बेस रहा हो, चाहे वो क्लैन बेस रहा हो, चाहे वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में रहा हो। लेकिन हर सोसाइटी में, यहाँ तक कि आप जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है उनमें भी किसी ना किसी तरीके के स्ट्रैटिफिकेशन को देखते हैं। संभव नहीं है, बिना स्ट्रैटिफिकेशन के सोसाइटी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि जब हम लोगों ने 4 भागों में समाज को बांटा तो समय के साथ बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे हस्तशिल्प विकसित हुए। तो व्यावसायिक विशेषीकरण के आधार पर इनमें फिर आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिफरेंशिएशन होने लगा। तो क्या कह सकते हैं कि कास्ट शुरुआत में ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज थी? जी, इसको ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी ही कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम जजमानी सिस्टम कहते थे, तो उसको यही कहा ही जाता है कि ट्रेडिशनली फिक्स्ड ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को हम जजमानी सिस्टम कहते हैं। तो यानी आज जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम था एक समय में स्किल बेस्ड सोसाइटी थी, जो ऑक्यूपेशंस थे वो स्किल बेस्ड थे। और उस समय की जो आवश्यकताएं थी, क्योंकि जो है उस समय सिंपल सोसाइटी थी, लोगों की नीड्स भी सिंपल थी, तो ऑक्यूपेशनल कंपटीशन ना होने पाए, इसीलिए बहुत सारे इस तरीके के भी, जैसे कि जो आप एंडोगैमी की, अंतर विवाह की जो प्रथाएं देखते थे कि वो जो कुछ भी स्किल, जो भी अपने ट्रेड सीक्रेट डेवलप करते थे, वो ट्रेड सीक्रेट उन ग्रुप्स के भीतर ही बने रहे। इसके चलते ही बहुत सारे आप रीति रिवाजों, प्रथाओं को देखते हैं जिनको विकसित किया गया। इसीलिए कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि ये एक हायरार्कियल का सिस्टम नहीं था, बल्कि एक डिस्क्रीट कैटेगरी थी, विभेदीकृत समूह था। अलग अलग ऑक्यूपेशन जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, उन लोगों ने अपनी अपनी जातियों को गिल्ड के रूप में, जो व्यावसायिक संघ थे उस रूप में, जैसे कि नेस्फील्ड ने भी जब ऑक्यूपेशनल थ्योरी दी तो उन्होंने भी गिल्ड सिस्टम से ही जो है इसको इवॉल्व किया कि पहले ये जो है व्यावसायिक समूहों के रूप में काम करते थे। वैदिक पीरियड में भी अगर आप देखें तो सप्तवर्ण का उल्लेख मिलता है। अच्छा, 4 वर्णों के अलावा सप्तवर्ण, लेकिन ये 7 वर्ण 4 वर्णों के समान नहीं थे, बल्कि वैश्य वर्ण के भीतर ही व्यावसायिक आधार पर आंतरिक विभेदीकरण थे। कि केवल वैश्य वर्ण ही को उन्होंने कहा था कि ये 7 अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में डिवाइडेड था। जब समय के साथ सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, नए नए तरीके के व्यवसाय उत्पन्न होने लगे, उनके चलते ये स्पेशलाइजेशन से ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। क्योंकि किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर आप देखेंगे तो समय के साथ स्पेशलाइजेशन में उसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि पहले अगर आप इलाज करने की बात करें तो जो आदमी ओझा होता था, जिसको शामन कहते थे, मेडिसिन मैन, कि वही जो है वो आपके जादू टोने का भी काम करता था, वही इलाज का काम करता था। फिर उससे वैद्य जी अलग हुए। फिर जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर में भी फिजिशियन और सर्जन हो गए। फिर उसमें जो है महिलाओं के और बच्चों के अलग हो गए। फिर हर बीमारी के अलग हो गए। फिर बीमारी किस अंग की है इससे अलग हो गए। फिर वो किस लेवल पे ट्रीटमेंट है, जैसे कि कैंसर है तो मेडिसिन के लेवल पे है कि केमो के लेवल पे है कि रेडियो के लेवल पे है कि सर्जरी के लेवल पे, उसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन हो गया, सुपर स्पेशलाइजेशन होता चला गया। तो इसी तरीके से जो है हमारा जो वर्ण था वो कास्ट के रूप में डेवलप हुआ, और फिर कास्ट जो है सब कास्ट और सब कास्ट के रूप में भी इंटरनली डिवाइड होती चली गई। एक तरीके से ये फिजन होता चला गया सोसाइटी का। जी। लेकिन जब आप वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का संदर्भ हमेशा लोगों की, सामान्य रूप से जब एक कॉमन मैन की बात करें तो लोगों की जो आर्थिक क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता के संदर्भ में ही वर्ग का निर्धारण किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए जब आप मतलब कास्ट एक सोशल कल्चरल कंसेप्ट है और वर्ग एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ऐसा कह रहे हैं क्या? जिसको आप सोशल और कल्चरल कह रहे हैं, इनफैक्ट जो हमारा वर्ण और जाति के उत्पत्ति के आधार थे वो हमारे धार्मिक विश्वास थे, जिनको कि आप कल्चरल रेफरेंस में देख सकते हैं जी। लेकिन जब आप वर्ग की बात करते हैं तो इसका आधार
जो आरंभिक रूप से देखा गया था, क्योंकि बाद में तो अलग अलग थिंकर्स ने कल्चरल क्लास की बात कर दी, पॉलिटिकल क्लास जैसे कि डेजलास ने बात कर दी, तो वो सही तो बात है। डिविजन्स, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए जो वर्ग है उसका डिटर्मिनेंट केवल और केवल आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होती है जिस रूप में, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले योजना आयोग जब इसको डिवाइड करता था तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी के ही रेफरेंस में, कि या तो कैलोरी के रेफरेंस में या तो फिर उनकी पर कैपिटा इनकम, इसके रेफरेंस में ही उसको वैल्यूएट किया जाता था। ऐसे ही जब आप जाति को देखेंगे तो ये किसी एक इंडिविजुअल का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के स्ट्रक्चर में इम्पर्सनल प्लेसमेंट है, क्योंकि व्यक्ति की योग्यता क्या है, उसके पास किस तरीके के एसेट्स हैं, जाति के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण नहीं होता। उसकी जो जन्मगत विशेषताएं होती हैं, अपनी योग्यता कुशलता उसकी जाति को निर्धारित नहीं कर सकती। इसका मतलब कि ये केवल और केवल एक इम्पर्सनल अवैयक्तिक निर्धारण होता है, प्लेसमेंट होता है। लेकिन वहीं पे जब आप वर्ग की बात करते हैं तो ये पर्सनल वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें फिर आपकी एस्क्राइब्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जन्मगत मूल्य मानदंड हैं, वो उतने काम नहीं करते जितना कि उसकी अर्जित योग्यताएं, क्षमताएं, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसके जो पद है, उसकी जो भौतिक सफलताएं हों, उसके माध्यम से उसके वर्ग का निर्धारण होता है। ठीक कह रहे हैं जी। एक सवाल आपसे, आपने अभी कहा ट्वाइस बॉर्न द्विज, इसका क्या मतलब होता है? हमारे 4 वर्ण हैं जी। जब आप वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ लेते हैं तो हमने आपको बताया कि आरंभिक अवस्था में ऋग्वेद में 2 वर्णों का अस्तित्व था, एक था आर्य और एक दास। उसके फिर 4 वर्णों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के संदर्भ में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी दिया जाता है, क्योंकि एक तो मैथिकल थ्योरी है जिसमें कि ये कहा जाता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति परम पुरुष ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई, और जिस अंग से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई उसके अनुरूप उसके कर्तव्य को निर्धारित किया गया। लेकिन जो हिस्टोरिकल थ्योरीज हैं उनका ये कहना है कि जो आर्यंस बाहर से यहाँ आके इस्टेब्लिश हुए, यहाँ के मूल निवासी जिनको कि दास कहा गया, आर्य और दास ये 2 वर्ण थे, और वर्ण कहीं ना कहीं त्वचा के रंग को भी सूचित करता था। लेकिन ये दोनों केवल त्वचा के रंग में ही अलग नहीं थे, इनकी अलग भाषा बोली थी और इनकी अलग पूजन पद्धतियां थी। मतलब कि ये दोनों अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, निर्जातीय समूह थे। आर्य यहाँ इस्टेब्लिश होने के बाद 3 मुख्य भागों में विभाजित हो गए। उनका एक भाग जिसने कि रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करना शुरू किया, यज्ञों का प्रचलन यहाँ आरंभ किया, वो ब्राह्मण के रूप में स्थापित हुए। जो दक्षिण और पूर्व की दिशाओं में साम्राज्य विस्तार के लिए बढ़े, उनको वहां के मूल निवासियों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित करना पड़ा, वो क्षत्रियों के रूप में स्थापित हुए। और जिन्होंने यहाँ पे उत्पादन और व्यापार वाणिज्य को अपनाया, वो वैश्य के रूप में स्थापित हुए। तो ये माना जाता है कि ये जो आपके 3 वर्ण हैं, ये आर्य वर्ण के ही उपविभाजन है, और बाद में दास वर्ण को इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के भीतर शूद्र के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। तो ऊपर के जो 3 थे, इनके पास विशेषाधिकार थे आरंभिक अवस्था में, और हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं उसमें उपनयन के माध्यम से ही कोई भी बच्चा गुरु के संपर्क में जाता था शिक्षा को अर्जित करने के लिए। जिन भी वर्णों को उपनयन का अधिकार था उनको आप ट्वाइस बॉर्न कहते हैं, तो ऊपर के 3 वर्णों को आप ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। ठीक बात है। ये द्विज वर्ण है। अब वर्ण और जाति के बीच एक और बड़ा भेद जो है, वर्ण को अगर आप देखेंगे तो ये एक पैन इंडिया फिनोमिना है, एक अखिल भारतीय परिघटना है। आपको पूरे भारत के हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था मिलेगी, लेकिन ये समाज का एक सरल और सैद्धांतिक विभाजन है जी। ये केवल और केवल टेक्सुअल और सिंपल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि अगर आप व्यवहारिक संदर्भ में देखें तो कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण नहीं, अपनी जाति बताता है। लेकिन जब आप जाति की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, लेकिन साथ ही ये कॉन्टेक्चुअल है, व्यवहारिक है, और साथ ही ये रीजनल फिनोमिना है, क्योंकि जो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश की जातियां हैं वो आपको वेस्टर्न यूपी में नहीं मिलेंगी, वेस्टर्न यूपी वाली गुजरात में नहीं मिलेंगी, गुजरात वाली आंध्रा में नहीं मिलेगी, आंध्र वाली केरल में नहीं मिलेगी। तो ये एक रीजनल फिनोमिना के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो 2 मेजर जो आपके डिफरेंस हैं वो ये हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आप देखते हैं कि ये पूरे के पूरे हमारी इकोनॉमी का बेस्ड है, क्योंकि जजमानी व्यवस्था में विभिन्न जातियाँ
अपने अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से ही अपनी इकोनॉमी को परफॉर्म करते थे। दो तरीके की जातियां थी, एक जजमान थे, एक कमीन थे। जजमान लैंड ओनिंग कास्ट थी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करती थी, और कमीन जो सर्विस एंड गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कास्ट थी जो कि उनको प्रोवाइड करती थी और बदले में वेजेस को अर्न करती थी। मॉडर्न टाइम में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न टाइम में आप सोसाइटी पूरी तरीके से जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है वो क्लास बेस्ड होती है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। दोनों के बीच अंतर यह है कि पहले की दोनों जो है आपकी, चाहे वो वर्ण और जाति, वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर, बंद संरचना का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। हाँ, मतलब जाति धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई और वो ठोस हो गई, ठोस हो गई। जैसे कि अभी हमने आपसे कहा था कि ये इम्पर्सनल प्लेसमेंट है, ये आपकी योग्यता कुशलता के ऊपर नहीं बल्कि जन्मगत गुणों के आधार पे ही आपका निर्धारित होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्लास स्ट्रक्चर ओपन होता है कि कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में भी जन्म लेकर के मध्यम वर्ग में जा सकता है, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है, इवन वो नीचे भी आ सकता है। आता ही है जी, असल जीवन में। तो वहां पे फ्री मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। मॉडर्न अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी को देखें तो अभी भी हमारे यहाँ कास्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ट्रांजिशन में हैं। अब धीरे धीरे जो है हम कास्ट कंसिडरेशंस की जगह पे वर्ग आधारित व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देते हैं। व्यक्तिगत योग्यता कुशलता के आधार पे ही व्यक्तिगत समाज में मूल्यांकन करते हैं और उसकी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। जी। तो क्या धीरे धीरे जाति व्यवस्था कुछ कमजोर होगी या धूमिल होगी या कभी समाप्त भी होगी? ये आखिरी सवाल आपसे। नहीं, जाति में परिवर्तन तो निरंतर होते रहे हैं, क्योंकि आरंभिक अवस्था में जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास ने भी 1950 के दशक में ही ये कहा था कि कभी भी जाति अपने आप में स्थिर नहीं रही है, बल्कि ये परिवर्तनशील रही है, और इसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी थी। जब आप ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ कास्ट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि खान पान का जो निषेध था, व्यवसायों के निर्धारण का आधार जाति को ही माना जाता था। अब नहीं रहेगा। इसी तरीके से छुआछूत थी। तो इन संदर्भों को अगर आप देखें तो ये तो कमजोर पड़े हैं, लेकिन अभी भी मैरिटल रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि स्पाउस को आपको कहाँ से चूज करना, अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस के बढ़ने के बाद भी इसका इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ है। मॉडर्न ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो दो इक्वल कास्ट तो आपस में विवाह करने को तैयार होती हैं, लेकिन जब अपर और लोअर कास्ट के बीच इंटर मैरिज की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन दिखाई देता है। हिचकिचाहट होती है। जी, हिचकिचाहट दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ कास्ट को अब हम एक आइडेंटिटी मार्कर के रूप में, एक पहचान के प्रतीक के रूप में लेकर लोगों को संगठित कर मास मोबिलाइजेशन के टूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में अगर आप देखें तो कास्ट जो है एक नए तरीके से संगठित हो रही है। और अभी पॉलिटिकल मास मूवमेंट का एक जरिया बन रही है। अभी आप देखिए रिसेंटली की जो है, अभी हम लोगों ने कास्ट सेंसस की भी बात शुरू की है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा ये सेंसस कास्ट सेंसस होने जा रहा है। जी, SC ST OBC सारे। तो निकट भविष्य में जो है ये जाति हमारे देश से समाप्त होगी, इसकी अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जी, आपने देखा सोशियो अड्डा में हमारे एक्सपर्ट अजय सर से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत जो हम सुनते, पढ़ते, बोलते तो रहते हैं, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी और मालूमात नहीं होती। अगर ऐसे ही कोई सोशल इश्यूज, कोई सोशल कॉन्सेप्ट, कोई सोशल सब्जेक्ट आपके दिमाग में है या आपको लगता है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम उस पर ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आपसे निवेदन, आग्रह, रिक्वेस्ट, इल्तिजा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सोशियो अड्डा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।